सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं और आज मुद्दा बहुत ही संजीदा है, क्योंकि एक तरफ तुर्की ने धमकी दी है इजराइल को और दूसरी तरफ जो इजराइल ने धमकी दी है वो कितनी खतरनाक है, इस पर बात करते हैं। और बेसिकली ये तो धमकी कहा सुनी, इस पर भी बात जो है वो जारी रहेगी। इम्पोर्टेंट है कि हम बात करेंगे असल में इस पूरी कवायद का मतलब क्या है, ये अब क्यों आई और इसका ईरान और रशिया से क्या संबंध है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये खबर आप समझें कि रजब तैयब अर्दोगान ने एक धमकी दी है इजराइल को कि देखिए, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और लेबनान के ऊपर अगर तुम अटैक करते हो तो फिर हमने जो नागोर्नो कारोबाख में किया, यानी अजरबैजान का जो इलाका था, जो विवादित था, आर्मेनिया के पास था, और वो खाली कराया तुर्की ने मिलकर अजरबैजान के साथ। तो उन्होंने कहा कि जो हमने नागोर्नो कारोबाख में किया वो हम इजराइल में भी कर सकते हैं। हम फिलिस्तीन की मदद के लिए सीधे उतर सकते हैं जंग में, और अगर हम जंग में उतरेंगे तो फिर नागोर्नो कारोबाख बना देंगे, यानी इजराइल खाली करा लेंगे। स्पष्ट इसका संदेश है। दूसरा, उन्होंने एग्जाम्पल दिया रजब तैयब अर्दोगान ने कि हमने ये सिर्फ नागोर्नो कारोबाख में नहीं किया बल्कि हमने लीबिया में भी किया, और जब ये लीबिया में एंटर हुए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो खबर मैंने चलाई थी जब S-300 को ब्रीच किया था जो ड्रोन थे तुर्की के। और याद रखिएगा, तुर्की हथियारों की दुनिया में एक बड़ा प्लेयर है और नाटो की फौज का सेकंड लार्जेस्ट फौज रखने वाला, तकनीकी हथियार रखने वाला देश है। नाटो का जो मेंबर है, यानी अमेरिका के बाद अगर ताकत में किसी का नंबर आता है तो वो तुर्की है। मगर उसके बावजूद भी इजराइल की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी और इसके पीछे क्या है वो भी समझना पड़ेगा। यानी अ, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक धमकी दे दी गई है रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से। और ये धमकी सिर्फ कोरी धमकी अगर हम मान लें तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जब मैं तुर्की के लोगों से मिला, तुर्की के लोगों से मैंने बात की, अ, जो बातें मैंने तुर्की के लोगों से की वो बड़ी सीधी-सी बात थी कि मैं एक से नहीं पचासों लोगों से मिला, उनके जज़्बात को देखे, उनकी चीज़ों को समझा। उन्होंने बहुत सी बातें मुझसे पर्दे के पीछे की बताई, जिसमें मतलब उनके जज़्बात क्या है, वो किस तरीके से लीड करना चाहते हैं। वो बेसिकली जहाँ भी कोई घटना होती है, वो क्या करते हैं, और फ़लस्तीन के जो लोग हैं, जब वहाँ से निकलते हैं, जब ज़ख्मी और बुरी तरह घायल होते हैं, जो लोग निकल पाते हैं, निकाल ले पाते हैं, तुर्की के लोग उनकी खिदमत कैसे कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। और उनके मतलब उन्होंने बहुत कुछ बताया, जिस पर चूँकि वो मीडिया में नहीं है, इसलिए लोग उस पर भरोसा करेंगे, ये मैं भी नहीं मानता हूँ। मगर मैंने जो बात की, तस्वीर भी आपको दिखाई है कि जो मैंने उन लोगों से बात की है जब मैं सऊदी अरब में अभी पिछले दिनों था, मैंने ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो मैं ये मानता हूँ कि इससे रजब तैयब अर्दोगान की जो रेटिंग गिर रही थी वो, और जो लोग वहाँ इंतशार के शिकार थे, जो मुझे बताया गया था, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। मगर इस पे सबसे पहले इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि क्यों पड़ेंगे। रजब तैयब अर्दोगान ने सिर्फ इजराइल को धमकी दी कि हम नागोर्नो कारोबाग बना देंगे, मतलब हम खाली करा लेंगे, छीन लेंगे इजराइल से वो ज़मीन जो फ़लस्तीन की थी और फ़लस्तीन को आज़ाद करा लेंगे। जबकि अब जब ये युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, जब आया सोफिया को मस्जिद घोषित किया गया था, तो रजब तैयब अर्दोगान ने बयान दिया था कि शायद वक़्त आ गया है कि मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया जाए। ये बयान, उसकी खबर भी मैंने चलाई थी, तो ये कोई इतना हल्के में लेने वाला बयान इस मायने में नहीं होता है कि उनके इरादे पहले से थे। मगर मेरा बीच में ये भी मानना था, मुझे कई बार गुस्सा भी आया होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा समझ हो मुझे ऐसा तो नहीं है। जो दुनिया में जियोपॉलिटिक्स का गेम खेलते हैं वो चतुर, चालाक और बहुत सारे दिमाग होते हैं, और उनके पास स्रोत होते हैं और प्रॉपर जानकारी होती है। तो कुछ ना कुछ छटक-वटक के जो मुझ तक आती है, मैं तो वही आप लोगों को समझा पाता हूँ। तो मैं शायद नहीं समझ पाया कि गेम क्या था, मगर आज वो गेम मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है और वो आपको भी समझना चाहिए, वो गेम क्या है। बेनी गेट्स ने
रक्षा मंत्री जो इस वक्त हैं इजराइल के, उन्होंने बहुत बड़ी धमकी दी है रजब तैयब अर्दगान को। उन्होंने कहा है कि हम सद्दाम हुसैन का हसर तुम याद रखो, हम तुम्हें सद्दाम हुसैन बना देंगे अगर तुमने हिमाकत की इजराइल पर हमले की या हमला करने की सोचने की। मगर रजब तैयब अर्दगान के बाद जो दहशत है वो इजराइल में इस कदर फैली हुई है कि ये सही है कि इसमें फ्रांस है, कनाडा है, बहुत से देशों ने कहा है लेबनान में तुरंत फुरंत जो है अपने नागरिकों को कि लेबनान छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि इजराइल बहुत बड़ा हमला करने वाला है और गाजा की तरह बिल्कुल प्लेन बना देगा लेबनान को। मगर इनकी मिसाइलें क्यों नहीं चली हैं, क्यों नहीं उठे हैं, क्यों रिवायती जिस तरह से ये वर्षों से जो एयर स्ट्राइक करता आया है सिर्फ वही एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये बिल्कुल वाज़े तौर पर जो सबूत आए हैं कि वो मिसाइल गाजा की थी कि या हिजबुल्लाह की थी कि नहीं थी, इस पर बात भी करेंगे। मगर यहाँ में ये करना भी जरूरी है क्योंकि वो मिसाइल जिस मकसद से भी की गई थी उस मकसद को हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है बेनी गेट्स या नेतन्याहू, क्यों डर गए हैं, क्यों भय फैला है। यही शायद वो जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा पेच था जो आके फंस गया है मुंह में इजराइल के, ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। अब एक बात समझिएगा, बहुत स्पष्ट है, अगर लेबनान पर कोई बहुत बड़ा हमला इजराइल करता है तो इजराइल गया, क्योंकि तुर्की निश्चित रूप से हमला करेगा, जो मैं उनकी रणनीति या रशिया के साथ जिस वजह से रशिया ने होल्ड किया था रजब तैयब अर्दगान को, क्योंकि रजब तैयब अर्दगान क्या जानता था ये बता दूं, मगर ये बात पूरी कर दूं कि अगर हिजबुल्लाह पर हमला यानी लेबनान पर फुल फ्लैश वार छेड़ता है तो फिर इजराइल का टाइम खराब आ गया, क्योंकि इजराइल के पास तो जो हथियार थे वो खत्म हो, क्योंकि इजराइल और माफ करना सद्दाम हुसैन का जो हश्र हुआ था वो कोई इजराइल ने नहीं किया था, अमेरिका ने किया था। इस धमकी का मतलब ये होता है कि अगर तुम हमको मारोगे तो अमेरिका हमको बचाने आ जाएगा, अमेरिका को फुल फ्लैश वार में उतरना पड़ेगा। अगर अमेरिका तुर्की के खिलाफ आएगा तो नाटो टूट के भी कर जाएगा, और अगर नाटो टूट जाएगा सेकंड लार्जेस्ट जो है उसके लिए बाहों फैलाओ बैठे हैं रशिया और चाइना। अगर ये घटक टूट के रशिया और चाइना के पास आ जाता है तो एशिया में तो यूरोप की एंट्री बंद हो जाएगी, अमेरिका की एंट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि गेटवे ऑफ जो महाद्वीप है वो तुर्की ही है। और अगर वो बंद होता है तो इनके लिए काला सागर में एंट्री करना और एशिया में एंट्री करना और व्यापार को आगे बढ़ाने के सारे सपने चूर हो जाएंगे, क्योंकि तुर्की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और तुर्क कौम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जब वो हार गए थे ना, उसके बाद भी तुर्की पर किसी देश ने कब्जा कर लिया था ये नहीं था, याद रखिएगा ये बात। तो अलबत्ता आज अगर अमेरिका और ब्रिटेन का खेमा पावर में है तो एक बहुत लंबा हजारों साल का सफर तुर्की ने दुनिया पर राज करने का किया है। और वो कौम भी, जो कि मैं मिलकर समझा हूं कि वो कौम जो है हल्के में लेने के लायक नहीं है। अलबत्ता उनके खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे लोग करते हैं, मैं उनके दीन ईमान को भी शायद अच्छे से समझ पाया हूं। उसके अलावा मैं जो आता हूँ यमन पे भी, क्योंकि ये एपिसोड बड़ा महत्वपूर्ण है जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आज मुझे ये बात समझ में आ रही कि क्यों पुतिन ने रोका होगा रजब तैयब अर्दगान को कि तुम अभी होल्ड पर रहो, क्योंकि ये तमाम जो प्लान है वो ईरान के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा, और जब ईरान को खत्म करने के लिए ये लोग पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तब तुर्की को एंटर किया जाएगा। इससे पहले तुर्की की एनर्जी को वेस्ट न किया जाए, क्योंकि ये बात अगर पहले की जाएगी तो अभी लॉबिंग करने में अमेरिका को या इजराइल को अपने साथ दुनिया को जोड़ने में, तुर्की का चेहरा दिखाकर अपने साथ करने में बड़ी मदद मिल सकती है। तो उस मदद को रोकने के लिए शायद मुकम्मल तौर पर एक शानदार स्ट्रेटेजी के तहत जो है रशिया ने शायद होल्ड किया होगा रजब तैयब अर्दगान को। मैं रजब तैयब अर्दगान और पुतिन की केमिस्ट्री को बड़े अच्छे से समझ सकता हूं और समझता आया हूं, इरादे भी जानता हूं कि उनका प्लान क्या है। वो अलग बात है कि अभी शायद आप डाइजेस्ट ना कर पाए, मगर इससे एक तो रजब तैयब अर्दगान की जो रेटिंग है वो तो निश्चित रूप से इसलिए प्लस होगी क्योंकि सद्दाम हुसैन का हश्र जो हुआ था वो हश्र करने की इजराइल धमकी देता है। बड़े अफसोस की बात है, 20,000 लड़ाकों से न लड़ पाने वाला जो है, और जिसके खिलाफ उनकी अपनी जनता खड़ी हो, और जिनके अपने आर्मी चीफ और जो है बयान दे चुके हों, जिनके मंत्री बयान दे चुके हों कि हम हमास से युद्ध नहीं जीत सकते, हम जो है मतलब हिजबुल्लाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में तो वहां की जनता डिनाई करती है। मगर हुआ क्या है, मैं
कल भी ये बात कही थी कि नेतन्याहू ने जब ये समझा कि मुझे अमेरिका से समर्थन कम हो सकता है, अमेरिका में जो है बात नहीं बनेगी, और चूंकि अक्टूबर तक ईरान परमाणु परीक्षण तक कर सकता है या परमाणु संपन्न होने का ऐलान कर सकता है, तो ऐसी सूरत से पहले पहले किसी तरह ईरान पर एक बड़े हमले के लिए करवा दिया जाए, क्योंकि जब कोई देश अपने आप को परमाणु संपन्न घोषित कर देता है और परीक्षण कर देता है, तो फिर किसी देश की हिम्मत नहीं होती उस पर हमला करने की, क्योंकि वो जवाब में जो है परमाणु अटैक कर सकता है, तब जबकि दूसरे के पास भी परमाणु हथियार मौजूद हो। और इजराइल के पास मौजूद है, अमेरिका के पास मौजूद है, ब्रिटेन के पास मौजूद है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि फिर वो जवाब कहीं भी दिया जा सकता है, और वो क्योंकि ओपन हो जाता है, पाबंदियां पहले से ईरान के पास बहुत लगी हुई हैं, तो इस बात का उसको खतरा नहीं है कि इसमें और कोई पाबंदी लग जाएगी, और परमाणु डील को लेकर ही सारी जद्दोजहद चल रही है। तो यहाँ अब नेतन्याहू ने बड़ी कोशिश की, बड़े अपने इरादे मजबूत किए, और अपने ही लोगों से जो है वो गोलान पर हमला करवाया, और उसको नाम लगाया हिजबुल्लाह के, ताकि फुल फ्लैश वो हिजबुल्लाह पर हमला करे, और जब हिजबुल्लाह के लबनान पे हमला किया जाएगा तो ईरान समर्थन में आएगा, और ईरान ने अगर कुछ बात कही तो ईरान पर कोई बड़ा हमला किया जाएगा, और ईरान जवाब में हमला करेगा तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका उसकी मदद के लिए यहाँ पर आकर उतर जाएंगे, और फिर ईरान को नस्तो नाबूद कर देंगे, सताए हस्ती से मिटा देंगे। तो कुल मिला के ये पूरा षड्यंत्र जो ईरान के खिलाफ रचा था नेतन्याहू ने, इसकी लीकेज क्या हुई है आप ये समझिएगा कि यहाँ जो मौजूदा वहां के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ सेकंड के बाद, यानी सायरन बजने के कुछ सेकंड के बाद ही मिसाइल यहां कर गिरा। अगर ये कुछ सेकंड के बाद ही गिरा तो इसका मतलब ये होता है कि जब मिसाइल आता है तो बहुत पहले से सायरन अलर्ट करता है, और सायरन जब अलर्ट करता है तब तक लोगों को शेल्टर में जाने का मौका मिल जाता है, इतने पहले वो जब क्योंकि सरहदों के एंट्री करता है। यानी इस बात से वाजे हो गया, दुनिया में ये खुल के सामने आ चुका है कि ये जो मिसाइल था ये अंदर से ही चलाया गया था, खुद अपने लोगों को इजराइल ने ही मारा था ताकि वो बड़े युद्ध को दुनिया में छिड़वा सके। यानी कुछ सेकंड के अंदर ही ये हमला हो जाता है, अटैक हो जाता है, तब तक लोग संभल भी नहीं पाते। यानी सायरन वहीं कहीं से मिसाइल उठता है, वहीं कहीं से जैसे ही हवा में ये जाता है वो उसको डिटेक्ट करता है, सायरन बजना शुरू होता है, तब तक हमला हो जाता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है वहां मकामी लोगों के अपने बयानों से, और वहां के लोग जो है नेतन्याहू के खिलाफ भड़क उठे हैं, वो जानते हैं कि ये हमला खुद इजराइल ने ही अपने ऊपर किया है। मगर उसके बाद भी यानी कि प्लान पक्का था कि ये नाम हिजबुल्लाह के लगाया जाएगा, और हिजबुल्लाह के नाम लगाने के बाद एक बड़ा युद्ध तुरंत छेड़ दिया जाएगा, और ये बड़ा युद्ध जो तुरंत छोड़ा जाने था इसमें एंट्री होती है रजब तैयब अर्दगान की। और जब रजब तैयब अर्दगान ये कहते हैं कि नागोर्नो कारोबाख बना देंगे, यानी तुमसे ये खाली करवा लिया जाएगा, तो फिर कुछ इजराइल का हो जाता है। तो वो जो इजराइल का अभी हुआ है वो हमको दिख रहा है, क्योंकि ये 48 घंटों में अगले हमला वो कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े जिद्दी लोग हैं, उनको भी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उनके अपने लोग अब मरेंगे कि नहीं मरेंगे, क्योंकि जो लोग इस वक्त वहां लीड कर रहे हैं, यानी नेतन्याहू जो लीड कर रहा है, उसे कतई परवाह नहीं है कि उनके अपने बच्चे मरेंगे कि नहीं मरेंगे, वो देश बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि उनका टारगेट थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करा के 70% दुनिया खत्म करवाने का जो असल घोड़ा है वो नेतन्याहू है। वो नेतन्याहू अपने ही लोगों के लिए भी षड्यंत्र कर रहा है, दुनिया के लिए भी षड्यंत्र कर रहा है। वो अलग बात है कि लोग अगर समझते भी हैं तो बोल नहीं सकते। वो बहुत सारे हम प्रोग्राम बता चुके हैं क्यों नहीं बोल सकते, क्या इसके पीछे वजह होती है, क्यों मजबूर हैं। ये बात हमें भी समझना बाकी, आपको भी समझना बाकी है कि दुनिया के तमाम ताकतवर देश, जो हर देश लगभग जो है इजराइल से ताकतवर होने के बावजूद उनके सामने क्यों झुक जाता है, क्योंकि उनके पीछे जो उनके कंपनी, उनके नेटवर्क को और पता नहीं क्या क्या नेटवर्क अमेरिका के बैठे हुए लोगों ने अपने अंदर जो है समेट रखा है, वो शायद अभी एक्सपोज होना बाकी है। कोशिश करेंगे आपके साथ मिलके सबूत के साथ उसको भी एक्सपोज करें, और ऐसे लोगों को आप तक समझाएं कि वो ताकत वाकत के सामने नहीं झुकते, बल्कि किसी और मामले में जो है वो खामोश रहते हैं। मगर फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी जियोपॉलिटिक्स के इस मोहरे को या इस चाल को, इस चौसर को समझना जरूरी है कि रजब तैयब अर्दगान की एंट्री हो चुकी है, और इस पर सद्दाम हुसैन का जो नाम लेकर इन्होंने कहा है कि सद्दाम हुसैन बना देंगे, तो जो लोग न्यूट्रल हो चुके थे, जो रेटिंग रजब तैयब अर्दगान की घट रही थी, इसका
प्रभाव बहुत गहरा इमोशनल जो है वो पड़ने वाला है खुद तुर्की के अंदर। और ऐसे लोग जो उभर के सामने आ रहे थे जो एंटी अर्दोगान थे, वो लोग जो है पीछे बैकआउट करेंगे क्योंकि वो अपने लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे। ये एक ऐसा इमोशनल कार्ड रजब तैयब अर्दोगान के हाथ में दे दिया है जो है बेनी गेट्स ने, वो ऐसा कार्ड दे दिया है जिससे रजब तैयब अर्दोगान निहायत मजबूत होकर उठेंगे। और ये स्थिति, ये मैं समझता हूं कि ये ही वो मौका था जब रशिया को तुर्की का इस्तेमाल करना होता था, क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा था कि कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कारण है कि तुर्की होल्ड पर है और ये जंग जब खत्म होगी तो इसको खत्म करने वाला तुर्की होगा। ये मैं पिछले लंबे समय से कह रहा हूं, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि मैं पिछले 294 दिन से ये बात जो है बीच बीच में कहता आया हूं, तो ये गलत नहीं होगा। एपिसोड मौजूद है। आज स्थिति ये है कि अगर हिजबुल्लाह पर हमला करता है, फुल फ्लैश वार इजराइल शुरू करता है, तो अब रजब तैयब अर्दोगान की मजबूरी होगी कि वो इजराइल में जवाब दे। और यकीन मानना, हथियारों में जो देश अपने एक ड्रोन के जरिए रशिया के मस्कवा को डुबा सकता हो, जो देश जिसके हथियार कहने पर ईरान को यूक्रेन को सप्लाई बंद की हो, माफ करना, रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने किसी और देश के हथियार बंद नहीं करवाए यूक्रेन को, सिर्फ तुर्की के करवाए, क्योंकि वो कारगर साबित हो चुके थे। नागोर्नो काराबाख के अंदर रशिया आर्मीनिया के साथ था और तुर्की जो था वो नागोर्नो काराबाख के साथ था, और ये फतेह तुर्की को हुई थी। तो जो रशिया को ये हिला भी नहीं सकते, जो उस रशिया के दांत खट्टे करने की जो है कम से कम एक छोटी सी जो डेमोस्ट्रेशन है वो दिखा चुका हो, ऐसे तुर्की को आप हल्के में न लें, क्योंकि वो जिस दिन युद्ध में उतरेगा तो उसके पास एक तरफ रास्ता है सीधे लेबनान में एंट्री करने का, मेडिटेरियन सी से जो है वो सीधे गाजा में एंट्री करने का, और इजराइल के पास बच के भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो कुल मिलाकर शायद जो है ये अपना जो वादा किया है इजराइल ने, बेनी गेट्स ने और नेतन्याहू ने, उन्हें जल्द से जल्द लेबनान पर एक कोई बड़ा हमला करके जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमें भी देखना है कि क्या तुर्की सचमुच एंट्री करेगा या नहीं करेगा। ये तो हमें भी देखना होगा। एंट्री करेगा तो फिर इजराइल नहीं होगा, ये तय है। नहीं करेगा तो फिर क्या क्या होगा, इसके दुष्प्रभाव पर फिर बात करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इजाजत दें, खुदा हाफिज।